Hello and good evening, everyone. Today's webinar topic is securities transmission, a key but overlooked investor process. So, for this, we have with us Ms. Nisha Sangvi, co-founder and director at Promore Fintech Private Limited, a certified financial planner with over 19 years of experience. Nisha ma'am holds an MBA in finance and marketing and has dedicated her career to empowering individuals through financial literacy. She has conducted over 150 personal finance workshops across India and is a regular contributor to media platforms like CNBC Bazaar, Red FM, Money 9, and the Economic Times. Her areas of expertise include mutual fund, tax planning, estate and retirement planning, insurance, and global based investing. With her deep understanding of personal finance and a passion of educating investors, we are excited to hear her insights and practical advice in today's session. Now, a short glimpse about NISM. NISM is a public trust established in 2006 by SEBI, the regulator of the securities market in India. The institute carries out a wide range of capacity building activities at various levels, aims at enhancing the quality standards in securities markets. Now, before beginning the session, I would like to request all the participants to note some important points. First, question will be taken and during the Q&A segment. Second, all participants will receive a participation certificate within 3 to 4 working days. Third, the recording of this session will be available on NISM YouTube channel. Now I request Nisha ma'am to begin with the session. Sahil, thank you so much for a lovely introduction. Hope my my screen is visible to all of you. Yes ma'am, it's visible. ओके, ठीक है। हम आज का जो वेबिनार है ये इसलिए डिलीवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय लोग निकालते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान करके निवेश करने के लिए, लेकिन जब भी आपने अगर इंटीमेशन नहीं किया है सही तरीके से, वो इन्वेस्टमेंट्स आपके फैमिली को नहीं मिलता है। जब भी कोई किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में और उनके नाम के इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो ट्रांजिशन होने का जो प्रोसेस है उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में जितने भी हम एसेट्स की बात करते हैं, तो ये सारे एसेट्स जो है इनका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है कि वो नॉमिनी या लीगल हेयर के नाम पे ट्रांसफर हो जाए। आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ये सारे पैरामीटर्स पे। ये एक सेट प्रोसेस आज के दिन का है, लेकिन समय से ये चेंजेस रेगुलेटर की तरफ से आते रहते हैं। तो जब भी जिस दिन आप ये प्रोसेस कर रहे हो उस दिन के रूल चेक करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसमिशन। जनरली लोग भूल जाते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज ट्रांसमिशन क्या है, securities transmission is a process of transferring ownership of a deceased person's security to their legal heir or nominee। मैं हिंदी में थोड़ा सा इसका डिटेल वर्जन बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। कोई भी एसेट या जो सिक्योरिटीज मार्केट से कनेक्टेड है जिसका रेगुलेटर सेबी है, इसलिए हम उनको सिक्योरिटीज कहते हैं। ये ट्रांसमिट कर रहे हैं बेसिकली ओनरशिप जो है, जो डेथ है हो चुकी है जिनकी, वहां से उनके नाम से चेंज हो गए नॉमिनी या लीगल हेयर के नाम पे जो ये ट्रांसफर होता है उसी को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? डीमैट में होता है। जो डीमैट डीमैट में हम शेयर्स या सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई करता है। बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स है, एनसीडीज होता है, सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड होता है, प्राइमरी मार्केट बॉन्ड होता है। और आज तक अगर आपने फिजिकल शेयर्स को डीमैट नहीं कराया है तो भी सेम रूल इसे अप्लाई होता है। बहुत रूल चेंजेस आए हैं इवन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, बट हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अब तक अगर नहीं हुआ है तो बिल्कुल करवा लेना चाहिए, राइट। तो ये कितने टाइप के ओनरशिप्स होते हैं और इसका ट्रांसमिशन में इम्पैक्ट कैसे होता है, राइट। एक होता है सोल ओनरशिप। मेरे नाम का इन्वेस्टमेंट है या मेरे नाम की सिक्योरिटीज है और उसमें मैंने कोई नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया है। दूसरा होता है सोल ओनरशिप, मेरे नाम की इन्वेस्टमेंट है, मैंने उसमें नॉमिनी रजिस्टर किया है। दूसरा
मैं किसी को जॉइंट होल्डर बना देती हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट्स के साथ। होल्ड और सेकंड होल्डर कुड बी माय स्पाउस, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग। तो ये जॉइंट होल्डर होगा, ही डाल सकते हो। ट्रस्ट और कॉर्पोरेट, ये चीज है। कॉम्बिनेशन ओनरशिप कैसे होता है, का इम्पैक्ट कोई नहीं रजिस्टर्ड है। मार्केट, सिक्योर मार्केट, जो भी रूल्स, वो कहते हैं कि नॉमिनी रजिस्टर्ड है, ये सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो मैं मेरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन जब भी अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है लेकिन लीगल हेयर कोई और है, जब अगर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर नॉमिनी भले ये आदमी है लेकिन लीगल है मैं हूं, और उसका प्रूफ आपके पास है, और आपको ये पैसा आना चाहिए, तो ये पैसा लीगल हेयर को विथ कोर्ट रूलिंग्स और पेपर वर्क से ही ट्रांसफर हो सकता है। बट सिक्योरिटीज मार्केट्स में जो जो नॉमिनी रजिस्टर्ड है विथ रिक्वायर्ड पेपर वर्क उनको ट्रांसफर हो जाता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ये अपने पास की लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देती है जैसे ही एक राइट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। राइट। अब हम बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए। उसके पहले हम एक पोल करेंगे। अ, मुझे आप पोल पे वोट कीजिए और मुझे बताइए। सॉरी, साहिल, आई एम अनेबल टू लॉन्च द पोल। आप कर पाओगे? Yes, ma'am. Poll is launched. First, poll is live. ठीक है, तो हमने पहला लॉन्च किया है। आप मुझे बताइए कि जब भी कोई अगर डेथ होती, नहीं साहिल मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है पोल। हाँ अभी आया। मैंने पेपर लीक कर दिया, मेरा स्लाइड दिखा दिया पहले। ठीक है। सो आई एम वेटिंग, आप आंसर कीजिए कि आपके हिसाब से अगर ट्रांसमिशन का प्रोसेस शुरू करना है, विच इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। हम 30 सेकेंड ये होल्ड करेंगे, फिर पोल को एंड कर देंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। ओके। सो वो पोल लेने के लिए शुक्रिया। साहिल एंड कर देंगे हम पोल। ओके, और रिजल्ट शेयर करेंगे। अ, आप में से 26% लोगों ने कहा है कि पैन कार्ड मैंडेटरी है। 70% लोगों ने कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड। तो ये 70% जो है, और 3% लोगों ने आधार कहा है, एंड 1% लोगों ने इनकम टैक्स कहा है। राइट आंसर जो है वो है डेथ सर्टिफिकेट। आपने 70% लोगों ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। मैं ये स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग, और मैं मेरे प्रेजेंटेशन को वापस शेयर कर देती हूँ। साहिल मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Hey, ma'am. It's not नहीं visible. दिख रहा है? ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो हम आगे वापस हमारे प्रेजेंटेशन पर, और यहाँ हम देखेंगे
डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, एक पूरा प्रोसेस, ठीक है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज या बेनिफिशियरीज और नॉमिनीज क्या यूजुअली रिक्वायर्ड होता है, डेथ सर्टिफिकेट। फर्स्ट इंटीमेशन करने के लिए फोटोकॉपी काफ़ी होती है, लेकिन जब आप पूरा ट्रांसमिशन का पेपर वर्क सेट करते हो तो आपको ओरिजिनल या तो नोटराइज कॉपी सबमिट करनी पड़ती है डेथ सर्टिफिकेट की। पैन कार्ड एंड आईडी ऑफ क्लेमेंट, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म। और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके सेट फॉर्म्स है, या आप फर्स्ट रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हो और आपको सामने पेपर वर्क मिल सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो। क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट फ्रॉम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अगर ये सारी चीज़ें डीमैट में थी तो आपको उसका सीएमएल देना है, जिसे हम सीएमएल कहते हैं, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट फ्रॉम डीमैट। तो डीमैट क्या होता है, आप जब निवेश करते हो सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, तो जहाँ ये चीज़ें स्टोर होती है, जैसे पैसे आपके बैंक अकाउंट में होते हैं, वैसे सिक्योरिटीज जो है वो आपके डीमैट में होता है। अ, अगर मान लीजिए डीमैट फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में अगर है, तो शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी लगती है या ओरिजिनल भी लगता है। एंड इंडेमनिटी बॉन्ड एंड रिक्वायर्ड एफिडेविट्स लगते हैं, क्लेमेंट की तरफ से, लीगल हेयर की तरफ से। एनओसी भी लगता है कि अगर एक पर्सन के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, इट बिकम सिंप्लीफाइड एंड ईजियर। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, द वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपको और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट शायद देने पड़ेंगे। कभी कभी ज़्यादा वैल्यू होती है तो श्योरिटी की भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि दो लोग श्योरिटी बन सकते हैं जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, और उनके आईटीआर भी लगते हैं और पैन आधार भी लगता है। तो श्योरिटी जहाँ पर आती है तो वो भी हमें ध्यान में रखना है जब भी आप ट्रांसमिशन का पेपर वर्क सबमिट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि की स्टेक ओनर्स ये सारे ट्रांसमिशन के प्रोसेस में कौन होता है। सबसे पहले नॉमिनी या तो लीगल है, ये दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं या अलग पर्सन भी हो सकते हैं। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो आरटीए कहते हैं हम उसके शॉर्ट फॉर्म में। कैम्स और के फिनटेक है। जब भी हम डीमैट की बात करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आपका डीमैट है जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में है, जीरोधा में है, तो ये डीमैट अकाउंट्स है। तो ये डीमैट अकाउंट अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट के अंडर आता है। तो यहाँ पर आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर, ये एक एडिशनल लेयर बनता है जिनके थ्रू आप निवेश कर रहे थे, जो आपको हेल्प करता है आपका ट्रांसमिशन प्रोसेस करने में, बिकॉज ये लोग जो है जो जनरली डे इन एंड डे आउट ये काम करते हैं, राइट। और एक पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, वो है लीगल काउंसिल काउंसिल और एग्जीक्यूटर ऑफ द एस्टेट। अगर विल लिखी गई है और वो अगर नॉमिनीज को दी जा रही है, तो उसको एक एग्जीक्यूटर भी होता है जो विल में नॉमिनेटेड होता है, और लीगल की तरफ से भी, क्योंकि ये एक लॉयर भी आके बताएगा और सामने एग्जीक्यूशनर भी होगा और लीगल हेयर होंगे। तो ये मोटा मोटी लोग होते हैं जो जनरली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस में। अब हम बात करेंगे कि इसमें डीले किस वजह से आ सकते हैं, किस वजह से आपदा आ सकती है, राइट। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स में, आपने जहां जहां निवेश किया है, वो इन्वेस्टमेंट्स में आपने नॉमिनी ही रजिस्टर नहीं किया, राइट, तो उस केस में आपका पेपर वर्क ज़्यादा हो जाएगा। और सामने जो एंटिटी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, बैंक है, डीमैट है, ये सारे लोग आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने जो फॉर्म सबमिट किया वो पूरे सबमिट नहीं किए, इनकम्प्लीट है और कॉन्फ्लिक्टिंग है, जो मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपका डिले हो सकता है ट्रांसमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने में। लीगल डिस्प्यूट बिटवीन हेयर्स, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अगर लीगल हेयर्स है और उनकी नहीं बनती है, तो और कहीं कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं है कि पैसे ट्रांसफर किसको होंगे या सिक्योरिटीज ट्रांसफर कैसे होगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये लीगल डिस्प्यूट की वजह से भी ट्रांसमिशन में डिले आ सकता है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अकाउंट होल्डिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत टाइम जब कोई निवेश करता है वो शायद अपने फैमिली मेंबर को कभी कन्वे ही नहीं करता है कि मैंने कहाँ निवेश किया है, उसमें कोई सेकंड होल्डर है या नॉमिनी है।
ज़्यादातर अगर हम देखेंगे हमारे टिपिकल इंडियन घरों में पति ही सब इन्वेस्टमेंट्स करते थे। जब वो गुजर जाते थे तो बीवी को इतना भी नहीं पता होता था कि हमारे पास पैसे हैं कितने या कहाँ कहाँ हस्बैंड ने निवेश किया है। ये क्यों प्रॉब्लम आ सकती है? क्योंकि जब भी हम वाइफ को पूछते हैं आपको कुछ पता है कहाँ है क्या है, तो वाइफ कहती है मुझे हमेशा साइन करने कहा गया था, उतना ही मैंने किया। तो जब भी ये अकाउंट होल्डिंग ये डिफाइन नहीं की है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपका ट्रांसमिशन डिले हो सकता है। प्लस जब मान लीजिए कि आपके पास 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है जो फिजिकल शेयर फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट में है, इट मीन्स आपको 10 प्रकार के कंपनीज में कम्युनिकेट करके बताना होगा कि डेथ हुई है और हम लीगल हेयर है या हम क्लेमेंट है। तो इससे आपका पेपर वर्क दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, और आपको इतने नंबर ऑफ पेपर वर्क हर जगह भेजने पड़ेंगे। वर्सेस यही शेयर्स जो है अगर आपके डीमैट में है, आपने एक फॉर्म सबमिट किया अकाउंट डीमैट में इंटीमेशन ऑफ डेथ का और ट्रांसमिशन का, तो उसके साथ साथ सारा ही डॉक्यूमेंट लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाता है। तो लीगल वर्स अपना फिजिकल वर्सेस डीमैट में ये एक डिफरेंस बड़ा हमेशा ही रहेगा, राइट। ट्रांसमिशन का समय जनरली जो है 10 से 3 महीने का रेंज है, डिपेंडिंग कि आपने पहले राउंड में कितने पेपर्स दिए थे, कितने सही पेपर्स दिए थे, क्या शॉर्टफॉल था। जब शॉर्टफॉल रेज हुआ तो आपने कितने दिन में उसे रिवर्ट किया था, कितने दिन में आपने उस क्वेरी लेटर को रिप्लाई करके वापस वो काम पे लगा था। तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि पेपर वर्क कैसे काम करेगा और उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है। अगली बात कि प्रिवेंटिव प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जब आप आज एक निवेशक हो, तो आपके फैमिली को ट्रांजिशन एकदम स्मूथ रहे आपके एब्सेंस में, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आपको अपना नॉमिनेशन जो है आपको डेफिनेटली ऐड करना है पहले तो। अगर कोई चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको अपडेट करना पड़ा, तो वो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे आपको उसका ट्रैक रख के करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स है और मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है, तो उसे कंसोलिडेट करके एक या दो पे लेके आइए, जिससे कि आपका कभी भी ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। जब भी अब ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है हमारे लिए, शैल वी हैव अ सेकेंड होल्डर और शैल वी हैव ओनली फर्स्ट होल्डर एंड नॉमिनी। तो इसमें ये बात याद रखना जरूरी है कि ट्रांसमिशन प्रोसेस में जब भी सेकंड होल्डर होता है तो कम सवाल और कम पेपर वर्क पूछे जाते हैं, और जब नॉमिनी होती है फर्स्ट होल्डर के साथ, तो पेपर वर्क जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा होता है। तो आप अगर किसी को ट्रस्ट करते हो तो जॉइंट होल्डर बनाइए, जिससे कि आपका काम इजी हो जाएगा, राइट। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप मान लीजिए एक पर्सनल एसेट लेजर बनाओगे, उसको एक लिस्ट बना के कहाँ से लिया है किसी किसको कांटेक्ट करना है, उसका एक लिस्ट हमेशा हैंडी फिजिकल प्रिंटेड होना चाहिए। भले हम डिजिटल के ज़माने में हैं, लेकिन जब भी हम ये पर्सनल एसेट लेजर की बात कर रहे हैं, ये फिजिकल होना ज़रूरी है। क्योंकि सारे ही लोग टेक्नोलॉजी savvy नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता है कैसे यूज करना है। इसलिए अगर फिजिकल डॉक्यूमेंटेड है तो कोई भी रीड कर पाएगा, राइट। शेयर की अकाउंट एंड ब्रोकर इंफॉर्मेशन विद अ ट्रस्टेड पर्सन। आपके फैमिली मेंबर, कोई भी एक फैमिली मेंबर को आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमेशा चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फिर आता है, अगर आप अपने फैमिली मेंबर को नहीं बताना चाहते तो कोई आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड। अ, हम ये भी जनरली अज्यूम करने के लिए कहते हैं, अगर मान लीजिए 4 लोगों की फैमिली है, चारों एक कार में जा रहे हैं और चारों एक्सीडेंट में गुजर गए, तो उसके बाद क्या? आज मान लीजिए आपने फर्स्ट होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स किया और सेकंड होल्डर बनाया, नहीं बनाया, नॉमिनी रखा, लेकिन चारों ही गुजर गए, तो क्या? तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे सोच डालिए, जो आपका कंफर्ट जोन रहेगा। और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर के साथ बैठ के ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ से ये इन्वेस्टमेंट हुई है इसको सर्विस कौन करेगा, या आपके वेल्थ मैनेजर या आपके फाइनेंशियल प्लानर कौन है, उनका अकाउंट, उनका नंबर या उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना बहुत ज़रूरी है, राइट।
और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि डीआईवाई नहीं हो सकता है। अगर मैं आप सभी से पूछूंगी कि अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो आप उस केस में क्या करते हो? क्या क्या आप खुद से दवाई लेने की कोशिश करते हो? क्या आप खुद से दवाई गूगल करोगे या आप सर्च इंजन में डाल के ढूंढोगे कि क्या है मेरा बीमारी और उसका दवाई क्या है? नहीं करेंगे ऐसे, राइट? तो जो आपकी हार्ड अर्न मनी है तो उसको मैनेज करने के लिए और उसको ट्रांसमिशन आपके फैमिली मेंबर को अच्छे से मिले, तो एक एस्टेट प्लानर का के साथ काम करना ज़रूरी है। अलोंग विथ आपकी विल उसमें होनी चाहिए। आपकी विल बनानी है, एक डॉक्यूमेंट है, और या तो आप एक ट्रस्ट के थ्रू निवेश कर सकते हैं। अब हमने ये स्लाइड पे बात की, एक पोल बनाते हैं, पोल रेस करते हैं। साहिल, सेकंड क्वेश्चन आप पोल में ये कीजिए। मैम पोलिस लाइफ। जी। सो व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज? हमने इसमें बेसिक की बात की और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की, राइट? तो मुझे चाहिए कि हम एक रिवीजन कर रहे हैं जहां पर आप मुझे बताइए आपको क्या समझ आया है कि अब तक हमने जो बात की है, राइट? व्हाट इज ट्रांसमिशन? मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए, ट्रांसफर्स ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल्स थ्रू सेल। बी है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनल होल्डर टू द लीगल heirs, dematerialization of physical shares, and pledging shares for a loan। हम 30 सेकेंड्स में पोल बंद करेंगे। ओके साहिल, पोल एंड करके रिजल्ट दिखा दीजिए। 90% लोगों ने पोल पे रिप्लाई किया है आंसर बी, और आप सभी लोग सही हो। और जो 10% लोगों ने कहा है ए, मैं अभी भी वापस बता दूंगी। ट्रांसमिशन तभी होता है कि कोई इन्वेस्टर है, उसकी डेथ हो गई है, और वो इन्वेस्टमेंट जब आपके फैमिली मेंबर को, नॉमिनी को या लीगल हेल्प को ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है? सही आंसर जो है वो है बी। अब हम आगे चलते हैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे। साहिल, एंड हुआ? मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ मैम। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि आपके फैमिली को क्या पता होना चाहिए, राइट? कि सिक्योर सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ की गई है, सिक्योरिटीज कहाँ होल्ड कर रहे हैं। डीमैट में, ब्रोकर के साथ, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स पे। आजकल फिनटेक का जमाना है। हम सारे ही लोग इन्वेस्टमेंट्स को ऑनलाइन करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और हम आजकल बात भी नहीं करना चाहते या किसी को पूछना भी नहीं चाहते, राइट? तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज कहाँ होल्ड की है और आपने अपने फैमिली मेंबर्स को बताया ही नहीं, मान लीजिए कि आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है और आपका फोन किसी ने, फोन भी क्रैश हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आपने कभी अपने फैमिली मेंबर को बताया ही नहीं है, कोई ईमेल का पासवर्ड ही नहीं पता है, या कहीं इन्वेस्टमेंट से वो कभी बताया ही नहीं है, तो उनको कैसे मिलेगा, राइट? तो आपके फैमिली में ये पता ही होना चाहिए कि आपने निवेश कहाँ से किया है या सिक्योरिटीज कैसे आप होल्ड करते हो। दूसरी बात, इसमें नॉमिनीज एडेड है या नहीं है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके फैमिली को बताना। और अ, हम टिपिकली इंडियन फैमिलीज में बिलीव करते हैं हमें डेथ की बात नहीं करनी चाहिए। बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जब आप मुझे पूछते हैं, या एज अ फाइनेंशियल प्लानर, कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो आपके वाइफ को या आपके स्पाउस को कहाँ और कैसे और किसको कांटेक्ट करना है, अगर आपने ये स्टेप्स अगर कभी बताए ही नहीं आपके फैमिली को, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो जब भी आप निवेश कर रहे हो, आपके फैमिली को एटलीस्ट ये बताना ज़रूरी है कि अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या, कहाँ से शुरुआत करनी है। और कोविड के वक्त हम सभी ने ये इतना एक्सपीरियंस किया है कि फैमिली को बताया ही नहीं जाता है। हम तो जनरली कहते हैं एक फैमिली डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई लिखी होती है, या आप डिजिटली सेव कर सकते हो और फैमिली मेंबर्स के बीच में उसको शेयर कर सकते हो। प्लस आपको टैक्स इम्प्लीकेशन भी समझना है कि जब भी आप इनहेरिट करोगे तो उसका टैक्स इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीकेशन कैसे आएगा उन सिक्योरिटीज का जब भी आप इनहेरिट कर रहे हो, राइट? ऑल्सो वेदर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन फिजिकल और डीमैट फॉर्म, एक कॉपी ऑफ ट्रांसमिशन चेकलिस्ट
हैंडी रखना ज़रूरी है। मान लीजिए आप हमें आज सुन रहे हैं और आपको लगता है कि हमने कुछ वैल्यू ऐड किया है आपके मनी जर्नी में, तो आप एक ट्रांसमिशन चेकलिस्ट बनाइए अपने एक डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कैसे आगे का प्रोसेस होगा, किसे कांटेक्ट करना होगा और कैसे ट्रांसफ़र होगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जब एक इन्वेस्टर, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर का। अगर आप इन्वेस्टर हो, बहुत बढ़िया, आपने निवेश जर्नी शुरू की है। लेकिन अगर आपने ट्रांसमिशन चेकलिस्ट नहीं बना के रखा है आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, तो इट डजेंट वर्क दैट वे, राइट। सिंस हम सिक्योरिटीज बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, आप एक क्विक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। साहिल, हम थर्ड पोल लॉन्च करेंगे, राइट। विच रेगुलेटर बॉडी इन इंडिया गवर्न्स द ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म, राइट। अगर हम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं कब से, तो इसे कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, आईआरडीएआई, सेबी या एनसीएलटी? और मैंने इसका जवाब स्टार्टिंग में बताया था, तो अगर आप मुझे स्टार्टिंग से सुन रहे हो तो इसका आंसर था। ओके, वंडरफुल। सो अगर हम पोल देखेंगे, तो काफी लोग जो है वोट कर रहे हैं आंसर सी पे। साहिल, हम पोल को क्लोज करेंगे इन 10 सेकेंड्स, राइट। तो करेक्ट आंसर है सी, सेबी। तो आप सभी 94% लोगों ने कहा है, उन्होंने रिप्लाई किया है कि सेबी है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी ने हमें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जिन्होंने आरबीआई और आईआरडीएआई या एनसीएलटी को सिलेक्ट किया है, आईआरडीएआई जो है वो एक इंश्योरेंस, आई मीन इंश्योरेंस के रेगुलेटर है। आरबीआई जो है, जो आपके बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसी से कनेक्टेड है, वो प्रोडक्ट्स के लिए आरबीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर आते हैं एनसीएलटी। एनसीएलटी जो है, बेसिकली वो एक अथॉरिटी होती है कि जब भी इनकम टैक्स के कोई केसेस होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वर्क होता है। तो इसलिए हम सिक्योरिटीज मार्केट्स की बात कर रहे हैं, और सिक्योरिटीज मार्केट्स के रेगुलेटर जो है वो है सेबी। और जो 94% लोगों ने वोट किया है सेबी, मुबारक हो। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने सही आंसर दिया है। आगे चलते हैं मेरे प्रेजेंटेशन पे। लीगल एंड टैक्स कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, राइट। सबसे पहले कैपिटल गेन्स टैक्स। जब कोई लीगल हेयर होता है, वो इनहेरिट करता है एसेट्स को, तो पैसा तो उनको मिल रहा है एसेट फॉर्म में, थ्रू सिक्योरिटीज, थ्रू डिपॉजिट्स। लेकिन जब वो इनहेरिट कर रहे हैं और उसको सेल करेंगे, तो उस पे टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो आप उसको प्लान कर रहे हो कोई एसेट को इनहेरिट करके बेचने के लिए, तो आपको अपना टैक्सेशन प्लान बिल्कुल करना पड़ेगा। Step up in cost basis. This may apply in some jurisdiction, reducing tax liability. So ये वाला कॉन्सेप्ट जो है जनरली हम रियल एस्टेट के में काउंट होता है। तो जब भी एक रियल एस्टेट की सेल हो, ट्रांसमिशन के बाद सेल होती है, तो उसमें लोकेशन वाइज भी टैक्सेशन में फर्क आ सकता है, राइट। प्रोबेट लॉस, ये रीजन टू रीजन, आप हमें देश के कौन से कोने से सुन रहे हो, ये बहुत वेरी करता है। बेसिकली एक, अगर मैंने विल लिख ली है और मैंने इसको रजिस्टर नहीं किया है, सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी के लिए, अगर एक पेपर पे, प्लेन पेपर पे मैंने मेरे एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया और उसमें 2 विटनेस ने साइन कर लिया प्लेन पेपर पे, तो वो भी एक विल होता है। जब एक मैं स्टैम्प पेपर पे उसे, मेरे एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को लिख देती हूँ और उसमें 2 लोग विटनेस करके उसमें नोटरी हो जाता है, तो भी वो एक विल होता है। और तीसरी तरीके से, जब भी एक रजिस्टर्ड, आई मीन आपने विल बनाया, उसे नोटरी कराया, फिर उसको रजिस्टर करवाया, तो वो भी एक रजिस्टर्ड विल, रजिस्टर्ड विल डॉक्यूमेंट है। बेसिकली जब भी लगता है कि अगर आपका एसेट्स का को कोई चैलेंज करने वाला है, तो अगर आप विल को रजिस्टर कर दोगे तो वो उनको ही मिलेगा जिनके नाम पे आपने दिया है, लिखा है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, आज विल बनाई, आपने रजिस्टर कर दी, तो अगर आप 1 2 3 साल के बाद अगर आप चेंज करना चाहोगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रजिस्टर विल को भी चेंज करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, राइट।
डिस्प्यूट, बेसिकली डिस्प्यूट कब आते हैं कि बिकॉज नॉमिनी और विल में दोनों अलग लोग हैं, लीगल है बेसिकली, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है और कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए ये लीगल एंड टैक्स कंसिडरेशन भी ट्रांसमिशन के प्रोसेस में इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, राइट। एक केस स्टडी लेते हैं, राइट। एन इन्वेस्टर, एक निवेशक है, उन्होंने 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाले थे। उसमें नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं था और उनकी डेथ हो जाती है और फैमिली को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई निवेश किया हुआ है। उनको 7 महीने लगे सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने के लिए। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूव करता है कि इनके इतने ही लीगल हेयर है। मार्केट ऊपर नीचे के चढ़ाव की वजह से उसमें गेन कम हो गए एंड लीगल फीस भी पे करनी पड़ी। तो इसका इजी सोल्यूशन क्या होता? आप बेसिक प्लानिंग कर लेते, नॉमिनी रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट्स बना लेते, तो ये सब चीज़ों का जो पेनफुल जर्नी है 7 मंथ्स का, आपके फैमिली को जो इशू हुआ है वो हट जाता है। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। दिस कम्स टू आवर नेक्स्ट पोल। साहिल, हमारा फोर्थ पोल लॉन्च कीजिए। पोल 4। या, if one holder in a joint mutual fund account dies, to whom are the units transferred? अगर म्यूचुअल फंड में जॉइंट होल्डिंग में निवेश किया हुआ है और उसमें से एक होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ये पैसा या ये जो यूनिट्स है ये किससे ट्रांसफर होता है? मैं आंसर्स पढ़ देती हूँ। टू द नॉमिनी डायरेक्टली, टू द सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर, टू द म्यूचुअल फंड कंपनी, टू द बैंक अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड। ओके साहिल, हम पोल को क्लोज कर सकते हैं, राइट। 85% लोगों ने कहा है टू द सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर। दिस इज ऑसम। हमारा जो आज का ऑडियंस है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप सही आंसर दे रहे हो। कभी भी याद रखिए, जब A+B होल्डिंग होती, जॉइंट होल्डिंग होती है, और नॉमिनी भी उसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर एक होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो होल्डर डेथ की डेथ हुई है वो उनका नाम निकाल दिया जाता है। जो होल्डर बचता है उसके नाम से वो निवेश चलता रह सकता है और नॉमिनी भी उसमें कंटिन्यू रह सकता है। नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो हमारे सारे दर्शकों के लिए ये आंसर है यहाँ पर, टू द सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर, राइट। हम पोल को एंड कर सकते हैं। विल गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, राइट। सो बेसिक टेकअवेज हम समराइज कर रहे हैं। सिक्योरिटीज ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक नहीं होता है जब तक आप इंटीमेट नहीं करते हो आपके जो मैन्युफैक्चरर साइड है या जहाँ से आपने लिया है इन्वेस्टमेंट, जहाँ होल्ड कर रहे हैं, तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होता है। इट कैन बी अ स्मूथ प्रिपरेशन फॉर श्योर। नॉमिनेशन प्लस कम्युनिकेशन आर योर बेस्ट टूल्स। अगर आपने कन्वे कर दिया है आपके नॉमिनी को कि आप नॉमिनी हो, या कहीं तो लिखा हुआ है कि ये पर्सन नॉमिनी रहेगा मेरे बाद, तो आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया टूल रहता है जब भी आप निवेश करते हो। इंटीग्रेट योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू योर ब्रॉडर एस्टेट प्लान। बिल्कुल, जब भी आप एक एस्टेट प्लानिंग की बात करते हो, विल इज वन पार्ट ऑफ इट, राइट। तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को उसमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। अ, चौथी बात, फैमिलीज शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड टू एक्ट क्विकली। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता है या किसी एक अच्छे दोस्त को नहीं पता है कि आपकी निवेश क्या है, अभी तक कितना कहाँ और कैसे पैसा लगा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और मेरी तरफ से एक आखिरी ये कोट है, वॉट यू इन्वेस्ट टुडे इज इन जस्ट मनी, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान फॉर इट्स टुमारो, राइट। तो आई थिंक ये एक बेसिक जर्नी होती है जब हम कहते हैं कि आपको जब भी हम ये निवेश की बात करते हैं, तो आप मुझे एक बेसिक, मैं यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि एमपी वेबसाइट पे अगर आपके लविड वन के म्यूचुअल फंड्स रहे हैं और आपको प्रोसेस नहीं पता है, तो ये एमपी की वेबसाइट है। यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन में आपको मिल सकता है कि प्रोसेस, पेपर वर्क क्या है आपको अगर ट्रांसमिशन प्रोसेस करवाना है तो। और एक चीज़, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये साल में लॉन्च हुआ था, म्यूचुअल फंड मित्र।
राइट। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडस्ट्री का, निवेशकों के लिए, कि अगर आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है जो आपने कभी ट्रैक नहीं किया है और आपको पता नहीं है, लेकिन कोई बेसिक इंफॉर्मेशन देख के आप उसको रिट्रीव करना चाहते हो, तो ये स्टेप आप बिल्कुल ले सकते हो। म्यूचुअल फंड मित्र का सर्विस आप अब यूज अवेल कर सकते हो। तो आई थिंक ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए। ये इन्वेस्टर अवेयरनेस वीक है और एनआईएसएम का ये बहुत बड़ा स्टेप है कि आप सबको ये अवेयरनेस दी जानी चाहिए, आप अगर एक निवेशक हो। थैंक यू सो मच एनआईएसएम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। चैट बॉक्स में जाती हूँ पहले मैं, और हम एक एक करके सवाल लेंगे। Dhanraj, I think there's a YouTube channel and it gets uploaded, I think, very soon after the presentations are over. Uh, मैं हिंदी और इंग्लिश में ही बात कर रही थी। No, we can't email you this. I'm not sure whether NISM does this. सक्सेशन प्लानिंग का जो एक्सपेंस है वो आपके जनरली प्रॉपर्टी वैल्यू या आपके जो एसेट वैल्यू होती है उसका अप्रोक्सीमेट जनरली वैल्यू पकड़ के चलते हैं जनरली। लेकिन ये शहर सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट ही डिफर करता है। जगदीश जी, अगर आपको आइडिया नहीं है इन्वेस्टमेंट्स की, तो हमने लास्ट में भी ये बताया है कि अगर म्यूचुअल फंड मित्र है या कोई भी एक डॉक्यूमेंट कभी भी कोई पास्ट में आया हुआ है शेयर्स का, कोई डिविडेंड पे ऑर्डर या कोई भी कॉरपोरेट एक्शन का डॉक्यूमेंट, तो उससे आप उसको आगे फर्दर ट्रैक कर सकते हैं। कोई फ्रॉड ऐसे नहीं कर सकता है आजकल। पेनी ड्रॉप होता है, बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारे प्रूफ लगते हैं, तो मेरे हिसाब से ये ट्रांसमिशन के प्रोसेस में फ्रॉड जनरली नहीं होता है। अ, शेषाचलम जी, ट्रांसमिशन चेकलिस्ट बिल्कुल है। आप अगर एम्फी के वेबसाइट पे जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के लिए, वहां से मिल जाएगा। और जनरली शेयर्स का ट्रांसमिशन के लिए आप रजिस्ट्रार को लिख देते हैं, तो उनके वेबसाइट से भी आपको मिल जाता है ट्रांसमिशन का प्रोसेस। मुजाहिद जी, आपको आई मीन ये हमारे एक्सपीरियंस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब ये इंटीमेशन किया है ट्रांसमिशन के लिए, आपने अगर क्लियर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं एक टाइम पे, इसलिए शायद आपको ऐसा आंसर आ रहा है। आई थिंक आप अगर एक बार ऑफिस विजिट करके के फिन का, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। Srinivas, there are provisions in the system where you can connect to the bank or the DP, who can help you get it transferred if the person is bedridden or not in the position to sign. Things to include in the format, yes, ये मैंने बताया। प्रत्युष, डॉक्यूमेंट्स जब सब सही होते हैं तो टाइमलाइन जनरली रेंज करता है 10 दिन से लेके 3 महीने तक। Nomination registration, if done anywhere, can be considered as document for transmission of share. Example, updated nomination in the bank account. आयुष, आई थिंक मैं आपका सवाल ठीक से समझ नहीं पाई हूँ, बट व्हाट आई अंडरस्टूड इज, अगर आपने नॉमिनी अपडेट किया है और वो डॉक्यूमेंट आपने अपने फैमिली मेंबर को दिया है, तो यस, दैट्स अ प्रूफ। शशि प्रकाश जी, एनएसडीएल जनरली एंटिटी है जो डेटा अक्यूमुलेट करती है, तो मेरे हिसाब से एनएसडीएल में मोबाइल नंबर आप मेरे हिसाब से चेंज नहीं कर पाओगे। जो भी एंटिटीज है जहां पर भी आपका डीमैट है या इन्वेस्टमेंट्स है, वहां आपको चेंज करना होगा। वो चेंज करने के पहले आपको केवाईसी में अपडेट करना होगा। विकी कुमार जी, आई थिंक ये जब भी आप डीमैट में करते हैं, तो आई थिंक वो आपको क्रॉस सेल कर रहे हैं। मुजाहिद जी, आपको इन्वेस्टमेंट्स वो जो प्रोसेस है वो पेपर वर्क तो पूरा देना ही पड़ेगा। आप एक डॉक्यूमेंट शॉर्ट दोगे तो नहीं होगा प्रोसेस।
Suhasini, I think there is a standard process. What the moment I mean transmission checklist, what I want to tell all the listeners over here is, uh, घर में एक फायर बॉक्स होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं। ये मेरे कोलीग है प्रियेश जी, उनके उनसे मैंने ये सीखा हुआ है। एक बॉक्स होता है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट्स, पैन, आधार, पासपोर्ट, आपका गैस कनेक्शन, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, राशन कार्ड, जो भी बैंक अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स, जो भी फिजिकल फॉर्मेट में जो इन्वेस्टमेंट्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये सब एक बॉक्स में या एक फोल्डर में होना चाहिए। फायर बॉक्स इसलिए हम उसको कहते हैं क्योंकि जब भी आप उसे, घर में फायर होती है तो जब आप दौड़ लगाते हो तो आपको वो बॉक्स उठा के घूम लेके भागना है, सो दैट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर इन्वेस्टमेंट्स आर इन प्लेस इफ दे आर इन द फिजिकल फॉर्मेट। So I think Suhasini, I think that's what I would like to mention, that ट्रांसमिशन चेकलिस्ट में आपको ये भी चीज इन्वॉल्व करना जरूरी है। पारितोष जी, लीगल हेयर को एसेट्स जो है, जब भी आप जिंदा हो तो वो तो आप वैसे ही ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन हमारा ये पूरा जो आज का वेबिनार था वो था इन केस ऑफ डेथ, व्हाट हाउ डज ट्रांसमिशन प्रोसेस वर्क। Manasa, if there is no intimation from the nominees and legal heir, the investment still holds in the first holders, I mean the holder's name, the person who bought it, उनके नाम पे ही रहता है। यस, नॉमिनी आप कभी भी चेंज कर सकते हो। In case of transmission of mutual funds, does the unit get transferred to the nominee or do the units get sold and all? Ravi Kumar, the units gets transferred, and then if required, the person who's inheriting can sell if required. In case of joint holding of mutual fund units and on the death of one holder, can the serving holder add another person as second holder? So Ravi Kumar, I think if it's in the demat form, you need to open a new demat after the transmission process is completed. In mutual funds, if you ask particularly, I don't think so. There is a provision of adding a second holder. But if the mutual fund is holded in demat form, open a new demat in the joint holding with the nomination and get the units transferred there. It will happen. अनिल कुमार जी, आई थिंक आप अपना भी इंटरनेट चेक कीजिए। आई थिंक इफ इट्स हैपनिंग ऑल द डेज, बिकॉज वी ऑल आर टेकिंग दिस वेबिनार फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। राजेश पृष्टि जी, अगर ये शेयर्स आपके वेस्ट हुए थे, आपने रेलेवेंट टैक्सेस भर दिए थे, तो आप उसे डीमैट फॉर्म में बिल्कुल कर सकते हो, या अपने एम्प्लॉयर के टच में आके उन्हें पूछ लीजिए। प्रहलाद सिंह जी, ये एक हम फ्रॉड नहीं कहेंगे, बट एक ये इलीगल वे है। अगर आप किसी का यूजर आईडी पास, डेथ हुए पर्सन का यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके ट्रांजैक्ट करते हो तो मेरे हिसाब से अगर डेथ हो चुकी है तो वो इंटीमेट करके क्लोज कर देना चाहिए। Mujahid, yes, you need to submit a letter stating the both the holders are deceased and I am the registered nominee. This is my KYC and this is the ISR form, and help me with the transmission process. They will send you right paperwork. If you go on Sesha Chalamji, if you go on MF Central website, you will get the access to Mitra. Okay, how many times can one change their nominee? There is no count, Bindu. You can change your nominee in investments anywhere you want. Do nomination change after will is made need to be reflected in will itself or addendum? Pratyush, nominee change will basically means the legal heir. Nominee is a take caring person in the investments. So if you're making a change anywhere, it should reflect at the other place technically also. सुजीत, जनरली जब भी आप फ्रेश डेथ होती है आप इंस्टेंटली कर देते हो तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। टाइम लिमिट जैसा मेरे हिसाब से
नहीं रखा है ऐसा रेगुलेटर ने, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि टाइमली हो जाना चाहिए। Sesha Shalamji, I think you need to hear my video again because I spoke about how product manufacturer will give transfer the money to nominees. They wouldn't want to know whether there are legal hairs or are they different or are they same, right? So it's important that you, because nominees are supposed to be the caretaker. The manufacturer will discharge their liability by transferring the asset to the nominee. मुजाहिद, इट विल नॉट बी ओनली ISR 1 and 5, आपको मल्टीपल पेपर्स देने पड़ेंगे क्योंकि दोनों भी होल्डर्स की डेथ हो गई है। यू नीड टू गो टू केफिन ऑफिस और राइट एन ईमेल वेर यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर एंड योर वर्क विल गेट हैपन। राजेश जी, what I understand from this is कि in a situation has been removed by a company because he's MFD, now holder has passed away. I didn't understand any of it. Can you please elaborate? शशि प्रकाश जी, एमपी के वेबसाइट में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई डेटा वहाँ अपडेट नहीं होगा। डेटा अपडेशन जो भी है आपको रजिस्ट्रार लेवल पे करना पड़ेगा। मैंने चैट बॉक्स के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। जो भी हैंड रेस कर रहे थे वो अपना सवाल मुझे पूछ सकते हैं। साहिल, हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी को ये रेज हैंड्स जो रेज हो रहे हैं उनके? मैम पार्टिसिपेंट्स में जाके आप अटेंडी में जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, ओके। आई थिंक 4 लोगों ने हैंड रेज किया है। आई थिंक अगर आप अपना आप आई थिंक मैं अलाउ टॉक कर सकती हूँ उन लोग को। मैंने आप अलाउ टॉक कर दिया है। आप बिल्कुल अपना क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। हितेश कुमार जी, पहले आप बताइए। Madam, जी। hello. हाँ जी, हाँ Good जी। day. A nice webinar, and थैंक thanks यू। for valuable inputs for a different financial products. My जी। question: if a one week is made and notarized by notarized lawyer, and if his certification date is expired, is there notarized week is still valid or new week has to be prepared? किसकी डिमाइस हो गई है? नहीं समझ आया, बीच में ब्रेक हो गई आवाज आपकी। Sorry, एक वीक बनाया हुआ है जी। में जो नोटराइज वकील है उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसका एक एक्सपायरी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसको उसका लाइसेंस रिन्यू करना होता है। नोटराइज का एक लाइसेंस होता है नोटरी वकील। नोटरी पब्लिक का बात कर रहे हो आप? यस। अभी ओके। वो अभी वो बिल में वो जो तारीख है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो जो बिल है जो नोटराइज किया हुआ है वो अभी वैलिड गिना जाएगा या मुझे नया बिल बनाना पड़ेगा? नोटरी पब्लिक का लाइसेंस रिन्यूअल एक्सपायरी से हमारे विल को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी विल जब भी बनाई गई थी तो वो उनका लाइसेंस वैलिड था और वो ओके। उनके रिकॉर्ड्स में है। ओके, वो जो बिल है वो नोटराइज बिल है, वो चैलेंजेबल हो सकता है? वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, यस। इससे चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? हाँ जी। वो कोर्ट में चैलेंजेबल है? देखिए, कोई भी विल है जो इवन नोटराइज्ड है, इवन रजिस्टर्ड है, तो वो चैलेंजेबल तो रहेगा ही रहेगा। मैम हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ले हाँ सकते हैं। जी। जगदीश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने सेशन लिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। एक सवाल है मेरा। बताइए। हाँ, सवाल ऐसे है कि एक निवेशक ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और नॉमिनी अपने मदर फादर को बना दिया किसी एक को, ठीक है। और कुछ दिन 1 महीने बाद में उसकी मैरिज हो गई और खुदा न खाना अनफॉर्चुनेटली ही हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। और एक जहाँ उनकी सर्विस रिकॉर्ड था वहाँ पे उनका नॉमिनी अपडेट हो गया, मतलब उनकी वाइफ को नॉमिनी बना दिया। ठीक है। अभी उनके इन्वेस्टमेंट का जो क्लेम है उसमें उनकी वाइफ और उनके मदर फादर के बीच में जो है डिस्प्यूट हो गया, आपस में मतभेद होने की वजह से। तो अभी उस कंडीशन में उनकी वाइफ क्या क्लेम कर सकती है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर?
सो अगर जो इन्वेस्टमेंट्स है वहां पर जो नॉमिनी है, क्योंकि अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट विल नहीं बना है, राइट, विल उन्होंने विल लिखा नहीं है, तो कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये मेरी विश है कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट इनको जाए, तो नॉमिनी जहां पर जो रजिस्टर्ड है उनको ही वो पैसा मिलेगा। अगर वाइफ को कहीं चैलेंज करना है तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। ओके ओके, जी। थैंक यू। जी। राजेश जी, आई थिंक आप मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप पूछ सकते हैं। जी मैम। हेलो। हाँ जी। मैम, जैसे मैं एमएफटी हूँ और एक दो इन्वेस्टमेंट में मेरी माता जी का इन्वेस्टमेंट था जिसमें नॉमिनी मैं था। ठीक है। अभी रूलिंग चेंज हुआ और उसमें उस समय माता जी की तबीयत गड़बड़ थी। मैं नॉमिनी को मतलब वहां पे बता नहीं पाया और उन्होंने नॉमिनी हटा दिया। ऐसी कंडीशन में, हेलो, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। तो नॉमिनी हट जाने के बाद अब माता जी की डेथ हो गई, तो इस कंडीशन में मुझे कैसे क्या काम करना चाहिए? सो आप कह रहे हो कि माता जी के नाम का इन्वेस्टमेंट था, नॉमिनी आप थे, और वॉट एवर रूल्स चेंज, उसकी वजह से नॉमिनी वहां से आपका नाम हट गया, जी। और फिर माता जी की उसी दौरान डेथ हो गई। डेथ हो गई जी। तो उस टाइम सो अभी आप कैसे क्लेम कर सकते हो, ये सवाल है आपका। हाँ। सो जब भी नॉमिनेशन नहीं होता है, सो दो तीन चीजें हैं इसमें, ठीक है। आप वो एएमसी को लिख सकते हो कि ये फोलियो वैलिड है और मेरी ही मदर है। आप अपना पासपोर्ट या ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो जहाँ पर माता जी का नाम है आपके पासपोर्ट पे, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। तो जी। वो नॉमिनेशन वापस उसमें डाल सकते हैं। मान लीजिए कि वैल्यू ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली जो पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट्स वेयर देर इज नो नॉमिनेशन, तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। इंडेमनिटी एफिडेविट्स लगेंगे, एनओसी लगेगा, अपार्ट फ्रॉम अदर लीगल हेयर, लिस्ट ऑफ लीगल हेयर जो भी है वो देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करीब 2 लाख के आसपास उसका वैल्यू है अभी। हाँ, तो मेरे हिसाब से इतने मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेशन दिख नहीं रहा है। अच्छा। जी। सक्सेशन लगेगा इसमें, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, वे बिलो 2 लाख है, म्यूचुअल फंड्स तो कर देंगे ट्रांसफर। ठीक। जी। ओके, थैंक यू। ओके जी, ऑलराइट। जगदीप जी, मैंने आपको एक्सेस दिया है बात करने के लिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आई एम जगदीप शर्मा। मेरा जी। ये माय क्वेश्चन इज दैट माय फादर एक्सपायर्ड and he was holding some physical shares, and ठीक my है। mother also expired. Who was the nominee in that. So now how to start the process in this type of process? सो जगदीप जी, जो भी कंपनीज है उनके वेबसाइट पे आपको एक सेक्शन मिलता है इन्वेस्टर्स। उस सेक्शन में जाके आपको पता चलेगा कि रजिस्ट्रार कौन है इन कंपनीज का। तो आप एक फॉर्मल लेटर इंटीमेशन का भेज दीजिए कि ये फोलियो नंबर है, ये डिस्टिंक्टिव नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, ये नंबर ऑफ शेयर्स थे, मुझे इसके अलावा क्या है मुझे नहीं पता है, इससे ज़्यादा शेयर्स है कि नहीं है, और होल्डर ये थे, नॉमिनी ये थे, इन दोनों की डेथ हो गई है, मैं इनका लीगल हेयर हूँ, मेरा ये लीगल डॉक्यूमेंट है, मुझे ट्रांसमिशन का प्रोसेस बताइए। एवरी कंपनी विल सेंड यू अ रिक्वायर्ड पेपर वर्क। जो कंपनियां मैडम बंद हो चुकी हैं, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकते। वेबसाइट ही नहीं है। हाँ, उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू मैम। जी। जगदीश जी, मैंने आपको अलाउ किया है टू टॉक। हाँ जी मैडम, हो गया, मैंने क्वेश्चन मेरा पूछ लिया ना, धन्यवाद। ओके जी, ओके। कोशी कोशी जी, यू कैन टॉक। Hello, can you hear me? यस, आई कैन हियर यू। Okay. First of all, thank you, ma'am. I think it was a very informative session. थैंक यू। And obviously, I think a lot of us may not have done those things which required to be done in advance. So, a few questions. Actually, I posted my questions in the Q&A chat. So I don't know Okay, what has I could happened. not see the. Okay, I'll go. If you want me to go and read over there and answer it, or you want to Yes, ask it now? yes. Maybe we could save some time, and I think it'll be faster. Okay, give me a And I moment. think, yeah. Q&A. Okay, there are 29 questions there.
if the shares are in DMAT or in PMS, will the transmission happen automatically to a nominee if they are NRIs? No. Koshi, you still have to intimate and go through the process that is required to be done to transfer the shares and the in the DMAT or in the PMS. You intimate the PMS company, they will also take care of the process. And also independent DMAT accounts that you hold, you need to intimate to the bank. And So if you're if an the NRI, yeah. yeah, sorry, if the nominees are already informed to them and they have recorded it in the DMAT account and PMS, then there is no problem, right? But Do if they? the death has happened, the transmission No, process. not the death. While they are living, the nominees are already there. When they open the account, the Yeah. nominees are already defined at the DMAT level or the PMS level. Okay. Yes. Yes. Yeah. So now the question is, because there are certain securities which cannot be held by NRIs. There are certain securities. Okay. Okay. So in that scenario, if there are some securities which NRIs cannot hold and the holder passes away, what happens to those securities? Okay, this is a rare thing that I've heard. Generally, there is no asset which cannot get transferred. Okay, if there are shares which are suspended or delisted, they would not be able to get transferred. But No, because I'll tell you because I'm an NRI. I've tried to let's say trade in a couple of securities, and it has not allowed me, saying that it's available only for resident shareholders. I've okay, personally experienced it. So and I don't know, because now, for example, my parents have a PMS. Obviously, the PMS manager is investing, buying and selling what they want. I have no idea, what they're buying and selling, because that's the mandate. So right. tomorrow, if there is, that's just a question, just to know in advance. But Right. fine, if okay. So If you're you don't have the to answer, maybe somebody can tell me later on, or an IMS can take this away. I don't know if this question is not known, the answer, at least for now. No, so there are two things. When you give it to PMS, PMS can decide, because that's a discretionary agreement that you would have signed, right? Discretionary, Right. non-discretionary, whatever you chose, right? Right. So in that, generally, when a death happens, so then what you do is, the easiest is have a joint holding. Both parents should be in the joint holding in the PMS. So if in case there is a death of either of the parent, the other parent is still holding it, and then Right. you can be the nominee, right? And we are in a country where we all are evolving as a capital market industry also, right? So Right. current rules and regulations, okay. And when you say you are trying to sell a security which is through online, right? So you need to touch base with the broker on the call and ask the dealer that why am I not able to sell this? Okay. No, I'm not able to buy. Sorry, I'm an NRI. My parents are resident Indians. Okay, now they are having a PMS where I'm defined as a nominee, but I don't know what shares are being, because I don't know. The portfolio keeps on changing. But I'm saying, as an NRI, when I tried to invest in some of the shares, I could not invest. But it's a very small number. It's not a very large, just a No, few but companies. so PMS is different, and when you trade in different shares is different, right? So No, I know. I'm saying is, if so PMS holds some securities which NRI cannot hold, and then let's say it comes to me, what happens to, because I cannot hold them, transmission cannot happen, no, then, or not will it that happen? way. No, not Huh. that way. On the RBI website, there is always a list release regular basis, that what is the percentage or what is the number of shares an NRI can hold. So if that Right. number is breached, that is why you're not allowed to buy. Right. Okay. So, but then in that case, if in the portfolio, if there are some shares which is already breaching, then it cannot be transmitted to me, right? You will not be so sell is always available, right? Buying is a Okay. restriction, you told me right now, right? And Okay. that's not the cases. So it will be transmitted automatically, and then No, is it's not automatic. Intimation of okay. death has to go with legal set of documents that are Right. required to be intimated. Okay. So the same. So the follow-up question was the mutual. I am assuming fixed deposits and savings accounts are out of mandate for this. This is only for securities, right? Only for mutual funds, right? So same question for mutual funds. Again, you have to inform the mutual funds, even if you are, yeah. So everywhere you have to inform with the requisite documents what they want, Yes, what they require. absolutely. Yeah. Okay. And the other thing was, in case of death of one of the joint holders in DMAT, PMS, or mutual fund, does any, again, the holder who died, again, the same process to be followed, correct? Correct. Okay. Thank you, ma'am. You're welcome.
Nalin, estate planning is generally done by, there are estate planners, generally who are lawyers who understands, and there are different kind of practitioners who are financial planners also, become lawyers also. So there are those kind of people also available who will do estate planning. Ravi's question is, in case of transmission of mutual fund, does the unit get transferred to nominee or? Okay, I answered this question previously, I think. Is cash sufficient in case no will is there for knowing all investments of the deceased? Arindam, yes. Generally, yes. These days, cash is going very much in detail and is capturing most of the detail. When a person is alive, they should keep checking and tracking the cash. And once in a while, once in a year, you can always take a printout and keep it handy for your family to access it in case of an unforeseen event. After the death of a physical share certificate holder, I just explained the process. You just need to intimate with the required set of documents to the registrar, who will give you a set of paperwork because it needs to be approved in the board of meeting while transmission has to happen. Very interesting question. My father passed away 13 years ago, but there is no case of solving a case of transmission of shares in my mother's name. I approached respective companies. They linked me to RTA, but still non response. Even I claim legally. What is the next step? I think maybe you're not following the right process, or what you should do is there is on the SEBI website, you can put a complaint against the company if they're not reporting to you, replying to you, or legitimately not submitting the required requirement for you to transmit. Right, so that's one way of looking at it. But you can always take help from people who do this service. It definitely would be a paid service, but yes, there are people who do this. Pramod Singh, I think I answered this question. Ravi, this is a very interesting question. If you make a will today and there are more investments later, then what to do? Every time we have to make a new will. Ravi, when you draft a will, you can mention that, say, suppose you have 100 rupees to be allocated, you can always write in continuation. In future, if I do any more mutual fund investments or any investments that I do, the legal heir or the person who will receive this money is this XYZ person. So there are no need to make another will. Pramod, I think that does not matter. If you came to know after 4 years, you can still intimate and get it transmitted. There is a question which says, if I have a registered will, if I registered a nominee, will that person get the amount nominated, or is a will necessary? Depends upon what is the amount that you have invested, what is the value, and the nominee whether he is able to give the required documentations. Padmavati ji, I think depends upon the regular. I mean, generally 3 nominees are allowed, maximum per investment. You can always work through trust. You can do your estate planning through creating a trust, and investments can happen through trust, where there will be trustees, there will be an executioner also. So the trust deed will always mention that clause. जगदीप शर्मा, जब नॉमिनी गुजर जाते हैं और होल्डर भी गुजर जाते हैं, तो अगर आप लीगल हेयर हो तो आप ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो. अगेन ट्रांसमिशन प्रोसेस फॉलो करना होगा अगर आपके फादर गुजर गए हैं और मदर के नाम पे ट्रांसफर करना है तो. Yes, I can show. Can you see? AMFI and Mutual Fund Mitra. This is for mutual funds basically. अजय चौधरी, ये जो प्रोसेस है ये विल एंड सक्सेशन प्लानिंग और इनका, ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी डिफर करता है. आपको अपने लोकल लॉयर के पास जाके ये प्रोसेस करना पड़ेगा. ये इतना सिंपल नहीं है कि एक फॉर्म भर के दे दिया. Koshi, I don't think so. We have NRI clients, and we do, where clients have always been able to access the whole website. Maybe the IP address that you're using is blocking the access to you. RTA sent many paper and mail to submit. So what are the steps to add legal help through an advocate? You need to take lawyer advice, Kartikeya ji. No, for shares there is no links. If you have any document which shows any investment proof, that will help you. And I think I will go back to the Srinivas. IEPF shares do come back. It takes a lot of patience and time. If you submitted the right paperwork, it comes back.
I think I've answered all the Q&A, and I have answered all the. Okay, I think I've answered everything. Sahil, is anything? Did I miss anything? Yeah. You can check. Can we call it a day? Yes, ma'am, I think we can. Okay. All right. Thank you so much. You all have been a patient listening audience. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Would Okay, like to ji. extend heartfelt thanks for taking time and speaking at the webinar. Your insights, expertise, and presentation as well truly made a lasting impact on our audience. Yeah. Thank you so much again, ma'am, for your knowledge and yeah, Thank wishing you a you. Thank wonderful you so day. much. Also, thank you to participants as well for joining us today. Your presence and engagement truly made the session meaningful and impact. Thank you all for joining us today.